हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट मैंने आपके लिए इस चैप्टर को कर दिया है बहुत ज्यादा इजी। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आपको ये चैप्टर पूरा टिप्स पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बेसिकली है किसके बारे में? दिस चैप्टर इज अबाउट रिचर्ड एच एब्राइट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये कौन है? दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी है। एंड रिचर्ड एच एब्राइट जो है वो एक साइंटिस्ट है। ठीक है, एंड इस चैप्टर में उनकी पूरी जर्नी बताई गई है कि वो किस तरीके से इतने सक्सेसफुल रिनोन्ड साइंटिस्ट बने। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिचर्ड एब्राइट के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन रीडिंग, पेनसिल्वेनिया। He is the only child of his parents. His father died when he was in third grade. Okay, तो कहाँ वो पैदा हुए? रीडिंग, ठीक है, जो कि एक टाउन है कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, ये यूएसए में है। ये अपने पेरेंट्स के इकलौते चाइल्ड थे और इनके फादर की डेथ हो गई थी जब ये थर्ड ग्रेड में थे। ग्रेड कह के मतलब थर्ड ग्रेड मतलब थर्ड स्टैंडर्ड। ओके, ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी एंड ब्राइट माइंड। ठीक है, इनके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मतलब समझते हैं ना, हमेशा उत्सुक रहना हर एक चीज को जानने के लिए। ओके, एंड ब्राइट माइंड, माइंड तो इनका काफी शानदार था ही लाइक्ड कलेक्टिंग थिंग्स। ठीक है, इनको चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक था बचपन से ही, किंडरगार्टन से ही। लाइक रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स एंड बटरफ्लाईज। ओके, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब समझते हैं ना, जो सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करते हैं। कई बार तो वो रात को बैठ के तारों को गेज करते रहते थे। ठीक है, बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, he had already gathered all 25 species of butterflies found around his hometown. जब तक वो सेकंड ग्रेड तक पहुंचे, क्योंकि किंडरगार्टन से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, सेकंड क्लास तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने उनके घर के आसपास, ठीक है, जहां वो रहते थे रीडिंग, वहां पर जितनी भी स्पीशीज मिलती थी बटरफ्लाइज की वो उन्होंने सभी कलेक्ट कर ली थी। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एब्राइट की मदर का क्या रोल है उनकी लाइफ में। ओके, तो अब आपने ये लिखना है, हर मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी मदर ने ऑलवेज ही उनके इंटरेस्ट को हमेशा इनकरेज किया। ओके, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसको टेलीस्कोप्स खरीद के दिए। माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें उनकी मदर ने उनको खरीद कर दी। ओके, हिज मदर बॉट हिम अ बुक नेम्ड द ट्रेवल्ड ऑफ मोनार्क एक्स। उसकी मदर जो है एब्राइट की, उनके लिए एक बुक लेकर आई जो जिस बुक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, विच ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ईगर यंग कलेक्टर यहाँ पर कौन है? रिचर्ड एब्राइट की बात की जा रही है। एंड इस बुक के मिलने के बाद इस बुक ने उनके सामने साइंस, वर्ल्ड ऑफ साइंस खोल के रख दिया था। अगर ये बुक उनको ना मिलती तो आज वो शायद साइंटिस्ट भी ना होते। ओके, ही वुड हैव प्रोबेबली लेफ्ट कलेक्टिंग बटरफ्लाईज इफ दिस बुक हैड नॉट बीन गिवन टू हिम बाय हिज मदर। तो यही लिखा है यहाँ पे कि हो सकता था कि वो बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना ही बंद कर देते, स्टॉप कर देते, अगर उनकी मदर उनको ये बुक ना देती तो। क्योंकि अब उसके आगे क्या करना है? 25 स्पीशीज कलेक्ट कर ली, अब उसके आगे क्या करें? तो वो जिन्होंने आगे अपना कंटिन्यूएशन रखा वो इस बुक के जरिए रखा। ओके, तो ऐसा क्या था इस बुक में, ये भी जानना जरूरी है। सो द बुक एक्सप्लेन्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक में बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाईज, मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई। ओके, तो कैसे वो मोनार्क बटरफ्लाई है वो माइग्रेट करती है, सेंट्रल अमेरिका पहुंच जाती है। ओके, आफ्टर रीडिंग द बुक ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो बुक को पढ़ने के बाद बुक के एंड में रीडर्स को बोला गया था कि जो जो इस बुक को पढ़ रहा है वो हमारी हेल्प कर सकता है टू हेल्प स्टडी द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाईज, और उसके लिए आपको टैगिंग करना पड़ेगा बटरफ्लाईज को। तो रिचर्ड एब्राइट ने बटरफ्लाईज को टैग करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए करा? रिसर्च के लिए। और वो रिसर्च कौन कंडक्ट कर रहे थे? डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कट। और ये कहाँ के थे? प्रोफेसर, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इनका भी रिसर्च वर्क जो था वो चल ही रहा था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा से बिलोंग करते थे। ओके, बटरफ्लाई सीजन इज शॉर्ट सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू कैच एंड टैग इनफ बटरफ्लाईज। अब बटरफ्लाई का जो सीजन है ना वो बड़ा छोटा सा रहता है, ठीक है, लंबे ड्यूरेशन का नहीं होता।
एंड उतने ड्यूरेशन में बहुत सारी बटरफ्लाइज को पकड़ के टैग कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो सो ही रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू अडल्ट बटरफ्लाई। तो अब रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो अब पकड़ना तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किल है बटरफ्लाइज को, अब उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेस कर लिया। उन्होंने एक फीमेल बटरफ्लाई के एग लिए, ठीक है, एंड उनको रेस किया, उनका पालन पोषण किया, ठीक है, थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। जैसे कि आपको पता है जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की, सबसे पहले एग लेना पड़ेगा, एग से कैटरपिलर में चेंज होगा, देन टू प्यूपा एंड देन टू अडल्ट बटरफ्लाई। ओके, he began to lose interest in tagging butterflies as it was a very tedious and there was not much feedback. Okay, तो अब उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो था वो खोने लगे बटरफ्लाई को टैग करने में। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही टीडियस, मतलब बड़ा ही थका देने वाला काम था एंड इसमें कुछ ज्यादा आउटपुट भी नहीं था, ज्यादा फीडबैक भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ओनली 2 out of several butterflies he tagged were recaptured not more than 75 miles from where he lived. क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाइज टैग की थी, ठीक है, ऑब्वियसली उसका नंबर बहुत ज्यादा था, तो उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज रिकैप्चर हो पाई, और वो भी सिर्फ उनके होम टाउन से जहां से उन्होंने टैग करी थी वहां से सिर्फ 75 माइल्स की दूरी पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो 7th ग्रेड में पहुंच गए। अब 7th ग्रेड में व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, मतलब कि वो उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया एंड हार गए। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. तो आपको इसी तरीके से याद रखना है उनकी क्या एंट्री थी, उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज को शो किया और जो कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया, माइक्रोस्कोप का यूज करके। He understood that in order to win he would have to conduct real experiment. अब उनको ये चीज समझ में आ गई जब वो हार गए ना इस साइंस फेयर में, जब वो 7th क्लास में थे, तो उनको पता चला कि अगर उनको जीतना है तो उनको रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे, सिर्फ लीड डिस्प्ले से काम चलने वाला नहीं है। ओके, अब वो बढ़ जाते हैं 8th ग्रेड में अगले साल। तो अगले साल के लिए उन्होंने बना लिया था मन अपना कि अब वो रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड जिस इंसेक्ट के बारे में वो सबसे ज्यादा जानते थे वो कौन था? बटरफ्लाइज, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेस कर लिया था ना, उनका जो बेसमेंट था वो सालों तक बटरफ्लाइज का घर रहा। ओके, तो अब उन्होंने डॉक्टर अर्कट को लिखा, ठीक है, फॉर सजेशंस कि मैं क्या क्या रियल एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ इस इंसेक्ट के ऊपर। और डॉक्टर अर्कट ने उनको स्टैक ऑफ सजेशंस भेजे, मतलब कि ढेर भरकर उनको राय दी, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं, एंड ऑब्वियसली उन्होंने उनकी राय को माना होगा एंड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। ओके, तो अब आ जाते हैं 8th स्टैंडर्ड में। क्या करा उन्होंने? ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, ठीक है। जब वो 8th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो उन्होंने एक वायरल डिजीज का कारण पता करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि एक वायरल डिजीज जो हर साल ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, ठीक है, किल कर देती है, मतलब कि ज्यादातर मोनार्क कैटरपिलर जो है ना वो जब कैटरपिलर स्टेज पर पहुंचते हैं तो वो किल हो जाते हैं। ओके, ही एज्यूम्ड दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। तो उन्होंने ऐसा आशंका लगाई, ठीक है, सोचा कि ये जो डिजीज है ना ये किसी बीटल कैरी करता है इस डिजीज को। तो उन्होंने ही रेज्ड बटरफ्लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उन्होंने बटरफ्लाइज को पालन पोषण किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स की प्रेजेंस में, बट डिडंट गेट रियल रिजल्ट्स। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं। ओके, बट दिस टाइम ही वन, लेकिन इस टाइम वो जीत गए साइंस फेयर में। वाई? क्यों रीजन है? तो आप साफ साफ इसका रीजन बता देंगे, बिकॉज ही कंडक्टेड रियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जाके बताया कि इस टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, एंड इसलिए उनको मतलब कि वो जीत गए। ओके, देन वो आए 9th ग्रेड में। अब 9th ग्रेड में क्या हुआ? ही हैड डन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ओके, अब 9th ग्रेड में जब वो आए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। वो थ्योरी क्या थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो होती है ना वो कॉपी करती है मोनार्क बटरफ्लाइज को। अब वाइसरॉय भी एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई है एंड मोनार्क भी बटरफ्लाई है। अब जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी क्यों करती है? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई ना खाने में बर्ड्स को ज्यादा पसंद नहीं है। अगर वाइसरॉय बटरफ्लाई अपने आप को मोनार्क जैसा दिखाएंगी तो देन देयर आर चांसेस दैट दे मे नॉट फॉल बर्ड्स विक्टिम, ठीक है, बर्ड्स का प्रे नहीं बनेंगी वो, राइट, तो बर्ड्स उनको खाएंगे नहीं, ठीक है। बट ही फाउंड आउट दैट, लेकिन इस
जब वो थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे तो उनको ये पता चला दैट अ स्टारलिंग वुड ईट ऑल द मोनार्क्स। स्टारलिंग मतलब मैना, बर्ड का नाम है, ठीक है। स्टारलिंग जो है वो सभी मोनार्क बटरफ्लाइज को खा लेता है और वो किसी और ऑर्डिनरी इंसेक्ट को नहीं खाता, सभी मोनार्क्स को खा लेती है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। तो ये वाला प्रोजेक्ट को उनके फर्स्ट डिवीजन दी गई, किसमें, जूलॉजी में, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में थर्ड ओवरऑल पोजीशन मिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th स्टैंडर्ड के बाद, उसके बाद जब वो क्लास 10th 11th 12th एंड जो कॉलेज का उन्होंने टाइम मींस कॉलेज के जो 3 इयर्स थे उस दौरान वो पूरा अपना जो रिसर्च वर्क था ही दैट केप्ट ऑन गोइंग, मतलब कि उनका चलता ही रहा। एंड उन्होंने क्या क्या रिसर्च करा वो यहाँ लिखा है, आपने इसी तरीके से लिख देना है अपने पेपर में, एग्जाम में। दैट ही ट्राइड टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। ठीक है, जब मोनार्क बटरफ्लाई है, आपको पता है जब वो प्यूपा स्टेज पर पहुंचती है तो उसके ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। तो वो किस रीजन की वजह से है, क्या कारण है उनका, उसने उस कारण को फाइंड आउट करने की कोशिश की। ओके, सबको यही लग रहा था, एवरीवन एज्यूम दैट द स्पॉट्स वर ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए है, ठीक है, उसकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए। बट डॉक्टर अर्कट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था, ठीक है। Ebride with another excellent science student built a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies full development। अब रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, अपने एक रूममेट की मदद से, ठीक है, रूममेट कह लो या वो भी एक साइंस स्टूडेंट ही था, उसकी मदद से उन्होंने एक डिवाइस बिल्ड की, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो जो स्पॉट्स है ना, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, वो जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो हार्मोन है वो बड़ा नेसेसरी है, किसके लिए, बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। मींस अगर ये जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं, अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस ना करे तो बटरफ्लाई का आगे डेवलपमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसलिए ये उन्होंने दिखाया, तो इसलिए उनको ही वन फर्स्ट प्लेस इन काउंटी साइंस फेयर, ठीक है, तो उनको काउंटी साइंस फेयर में उनकी फर्स्ट प्लेस आई, एंड उनको एंट्री मिल गई इनटू इंटरनेशनल साइंस फेयर, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको एंट्री मिल गई। ओके, अब उनको फिर आगे चांस मिला कहाँ कहाँ काम करने का, अब आपको ये भी याद रखना है, द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी ऑफ रिसर्च, ठीक है, देन आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन लेबोरेटरीज में उनको काम करने का मौका मिला एंड अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का मौका मिला। एंड ड्यूरिंग दोज रिसर्च, ठीक है, अब उन रिसर्च के दौरान ही फाउंड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, ठीक है, उनको उस हार्मोन का, जो ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जो बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर उनको मिल जाता है, ठीक है। अब देन वन डे व्हाइल लुकिंग एट द फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, वो केमिकल स्ट्रक्चर की फोटो देख रहे हैं, ठीक है, एक्सरे फोटो। अब उस दौरान ही सॉल्व्ड वन ऑफ द बिगेस्ट पजल्स ऑफ लाइफ, उन्होंने एक सबसे ज्यादा बिगेस्ट पजल सॉल्व कर लिया। वो पजल क्या था, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझाती हूँ। डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। अब ये हम सबको पता है, आपने साइंस में भी चैप्टर पढ़ा है कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए। डीएनए जो है ये हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है वो कैरी करते हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, कहाँ आईज होंगी, ठीक है, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्लेस होगा, कहाँ लंग्स होंगे, कहाँ हार्ट होंगे, तो कैसे जो सेल है वो अपने डीएनए को रीड करता है। तो उन्होंने इसका आंसर जो है उस केमिकल स्ट्रक्चर कि जब वो फोटो देख रहे थे, एक्सरे फोटो, तो इसका भी आंसर उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, एंड इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके, तो इट वाज अ ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेक थ्रू मतलब वो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, ठीक है, तो इसको मैगजीन में छापा गया, पब्लिश किया गया। एंड उस मैगजीन का नाम आपकी चैप्टर की सबसे फर्स्ट पेज पर लिखा है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ओके, एंड ये फर्स्ट टाइम था कि इसमें किसी स्टूडेंट का वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था। ओके, अब एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। सेकंड आए अपनी क्लास में जिसमें 1510 बच्चे थे। ओके, इतना ही नहीं, साइंटिस्ट तो वो बने ही, इसके अलावा ही वॉज गुड एट सेवरल थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे थे।
वो चीजें कौन कौन सी थी? ही वॉज गुड एट डिबेटिंग, ठीक है, ही वॉज अ गुड डिबेटर, ओके, ही वॉज अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर वो बहुत अच्छे थे। ही वॉज अ ग्रेट कैनोइस्ट, कैनोइस्ट मतलब समझते हैं ना, कैनोई इज अ टाइप ऑफ बोट, ठीक है, तो बोटर कह रहे हो, ठीक है, इनको बोट चलाने का बहुत शौक था, ओके। ही इज एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफी में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, मतलब कि साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह होती है तो उनकी फोटोज लेने में उनको बहुत मजा आता था, ओके। एंड देन नेक्स्ट आपकी बुक में लिखा है उनकी सोशल स्टडी टीचर के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है मिस्टर विहरर, ओके। हिज सोशल स्टडी टीचर मिस्टर विहरर एडवाइज्ड हिम टू जॉइन 2 क्लब्स, द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, ओके। तो उनके सोशल स्टडी टीचर ने उनको बोला कि आप ये दोनों क्लब्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी, ताकि जो एनर्जी है वो राइट वे में चैनलाइज होती रहे, एंड जिसके चलते उन्होंने उनकी तारीफ भी करी और कहा कि डिबेटिंग के लिए वो रात में 3 से 4 घंटे निकालते हैं एंड पूरा स्टफ ढूंढते हैं, इसीलिए वो एक गुड डिबेटर हैं, ओके। उसके बाद एवरेट नेवर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ विनिंग, नेवर यूज्ड टू विन, मिस हो गया यहाँ पे, आप लिख लेना, एब्राइट नेवर यूज टू विन फॉर द सेक ऑफ विनिंग और फॉर प्राइजेस, मतलब कि एब्राइट कभी भी जीतने के लिए या प्राइजेस के लिए, पाने के लिए जीतना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे, बट बिकॉज ही वांटेड टू बी द बेस्ट एट वट एवर ही यूज टू डू, ठीक है। वो क्यों जीतना चाहते थे, क्यों वो जीतना चाहते थे, बिकॉज एब्राइट नेवर यूज टू विन फॉर द सेक ऑफ विनिंग और फॉर प्राइजेस, ठीक है। एब्राइट के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो शुरू से ही थी, वो जीतना चाहते थे प्राइजेस को पाने के लिए नहीं, बट वो चाहते थे कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसके अंदर बेस्ट हो, ओके। अब आपकी बुक में लास्ट में क्या लिखा है कि 3 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मतलब कि अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने चाहिए आपके अंदर, ये क्वालिटीज या कह लो, वो क्या है? सबसे पहले तो आपका फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, ठीक है, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपका फर्स्ट रेट मतलब कि वही ब्राइट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि रिचर्ड एब्राइट में थी, विल टू परफॉर्म द बेस्ट, ठीक है, विल मतलब यहाँ पर इच्छा, डिजायर, ठीक है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप बेस्ट करके दिखाओ, एंड विन फॉर द राइट रीजंस, ठीक है, और जीतने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, आप राइट रीजंस के लिए जीतो, मतलब कि प्राइजेस पाने के लिए नहीं, कि जो आप कर रहे हो उसको आप बेस्ट तरीके से करो, अपनी रिसर्च को कंडक्ट करो, एंड दिस इज हाउ यू कैन बी अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, ओके। आई होप सो आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।